वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड जिला अध्ययन सीरीज जिसको लेकर हम लोग चल रहे थे और हम लोग पिथौरागढ़ जनपद को कवर कर रहे थे। पिथौरागढ़ जनपद के इससे पहले 2 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, राष्ट्र राजमार्ग, पर्यटन स्थल, प्रमुख मंदिर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग आप देख चुके हैं और अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम लोगों ने इसकी जो प्रमुख यात्राएं थी, प्रमुख उत्सव, मेले, इन सबको हमने कवर किया था। ठीक है, तो आज जो थर्ड पार्ट है इसमें हम कवर करेंगे पिथौरागढ़ जनपद का नदी तंत्र और कुछ अन्य चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पिथौरागढ़ जनपद का नदी तंत्र। ठीक है, नदी तंत्र बताने से पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि हम लोग ऑलरेडी पूरे उत्तराखंड का नदी तंत्र कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने गंगा, यमुना, साथ ही साथ काली नदी तंत्र को भी कवर किया है। ठीक है, तो उसी मैंने जो वीडियो थी उसी का ही मैंने इस चित्र को उठाया है और इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पिथौरागढ़ जनपद में है वो प्रमुख नदी हो जाती है काली नदी। ठीक है, काली नदी बहुत एक सबसे उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा लंबी नदी उत्तराखंड में यही बनती है। ठीक है, लगभग इसकी लंबाई जो है 252 किलोमीटर है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले जो इसका हम देखते हैं, मैप में जरिए देखते हैं कि किस प्रकार काली नदी निकलती है। ठीक, ओके, ये मैप बनाया हुआ हम लोगों ने, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। तो ये काली नदी है, ये वाली। ठीक है, ये सेंटर में जो मेन नदी है काली नदी है, बाकी ये जो नदियाँ हैं ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो काली नदी है वो आप देखो नेपाल बॉर्डर के पास एक कालापानी नामक स्थान है, जो वर्तमान में विवादित स्थान नेपाल मानता है। ठीक है, तो ये कालापानी के निकट लिपुलेख दर्रा, जहाँ से हम लोग चीन के लिए जाते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, तो वहीं पर ब्यास आश्रम भी वहीं पर स्थित है। लिपुलेख दर्रा, कालापानी, ये तीनों स्थान से आप कह सकते हो कि इसी के समीप से निकलती है, यहाँ से निकलती है कालापानी। ठीक है, तो ये तो इसका उद्गम स्थल हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ लिख रखी है, काली नदी पिथौरागढ़ में स्थित लिपुलेख दर्रे के निकट कालापानी व्यास आश्रम से निकलती है और वह भारत नेपाल के बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र नेपाल का हो जाता है। ठीक है, और ये वाला क्षेत्र जो है ये भारत का हो जाता है। तो ये जो काली नदी है ये नेपाल और भारत की सीमा बनाती है, तो यही बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, उसके बाद पिथौरागढ़ के बाद यह चंपावत में प्रवेश करती है और फिर इसे आगे शारदा के नाम से जाना जाता है। यहाँ से बढ़ते हुए काली नदी बनबसा बैराज पहुँचती है। यहाँ से काली नदी 2 नहरों में के रूप में आगे बढ़ती है, एक होगी शारदा नहर, दूसरी महाकाली नहर। ठीक है, तो शारदा नहर जो चली जाती है ये तो अपने उधम सिंह नगर होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, और महाकाली नहर जो हो जाती है ये आगे चली जाती है, नेपाल की तरफ बढ़ जाती है, फिर जाकर ये फिर अपना बिहार, उत्तर प्रदेश में बाद में प्रवेश करती है। ठीक है, तो फिलहाल हम यही बात करते हैं इसकी। दूसरी बात ये कह रहा है कि उद्गम स्थल से लेकर बनबसा बैराज तक काली नदी की कुल लंबाई 252 किलोमीटर है। ठीक है, और काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। और दूसरी एक और फैक्ट है यहाँ पर जो आपको जानना जरूरी है, उत्तराखंड की सबसे अपवित्र नदी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी काली नदी के बारे में। अब हम इसको एक एक करके समझ लेते हैं कैसे कैसे होता है। ठीक है, अभी हम इनकी सहायक नदियों को भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये गुंजी नामक स्थान में पहुंचती है, यहाँ पे कुठी यांगटी नदी संगम करती है, आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद खेला तवा घाट पहुंचती है, यहाँ पे पूर्वी धौली गंगा का संगम होता है। फिर जौलजीबी स्थान में पहुंचती है, गौरी गंगा का संगम होता है। फिर पंचेश्वर नामक जगह पहुंचती है, तो यहाँ पूर्वी राम गंगा का संगम होता है। फिर ये चूका जो अपना चंपावत में स्थान है वहाँ पहुँचते लधिया नदी संगम होता है। ठीक है, इसके बाद ये आगे बढ़ जाती है, एक नेपाल से आने वाली नदी रूपाली गाढ़ है, ये भी संगम करती है। फिर टनकपुर बैराज पहुंचती है। ठीक है, टनकपुर बैराज के बाद बनबसा बैराज पहुंचती है। बनबसा बैराज के बाद ये एक शारदा नहर और महाकाली नहर के नाम से ये एंट्री कर जाती है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने चित्र के माध्यम से समझा है। ये चित्र आपके सामने बार बार आता रहेगा नदी तंत्र में। ठीक है, ओके, मैं आपको पहले बता चुका, हम लोग एक क्लास कर चुके हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं, ये हमारी क्लास नंबर 6 थी, उत्तराखंड नदी तंत्र, जिसमें हम लोगों ने इसको पूरी तरह से कवर किया था। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं काली नदी की सहायक नदियाँ। अब मेन नदी तो काली नदी है, अब वो घूम फिर के मुख्य रूप से काली नदी में आकर मिल जाती हैं। तो सबसे पहली जो मुख्य नदी है वो कुठी यांगटी नदी है। ठीक है, तो यह पहली नदी है, प्रथम सहायक नदी है। ठीक है, पृथक सहायक नदी है और गुंजी नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, तो मैंने इसको मार्क कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर जैंक्सर श्रेणी से निकलती है, इसका नाम है कुठी यांगटी। यहाँ पे कुठी यांगटी लिखा नहीं है बट आप अलग से मेंशन कर लेंगे। कुठी यांगटी नदी है जो जैंक्सर श्रेणी से निकलती है और पहली नदी है जो काली नदी से संगम करती है। तो काली नदी आ रही है और इसे संगम करती है यहाँ पे गुंजी नामक स्थान पर। ठीक हो जाएगा, ओके। अब थोड़ा और डीप में अगर बात करें, हम लोग और डीप में बात करें तो इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है।
तो कुठियांटी नदी की सहायक नदी अगर पूछता है तो सागचुमना, दुमका और निरकुट, ये कुठियांटी नदी की सहायक नदियाँ हो जाती हैं। तो इसके बारे में यही बात जानना आवश्यक थी। अगले नदी की बात करें तो ये हो जाती है पूर्वी धौली गंगा, ठीक है। एक पश्चिमी धौली गंगा जो अलकनंदा के साथ संगम करती है, वो हम पढ़ चुके हैं चमोली में, ठीक है। अब आ गई पूर्वी धौली गंगा। तो पूर्वी धौली गंगा बेसिकली क्या है कि ये दो शाखाओं के रूप में निकलती है, ठीक है, जिसमें एक है लिस्सर और दारमा, ठीक है। इन दोनों नदियों का उद्गम गोवना खना ग्लेशियर से होता है, ठीक है। और ये छोटा क्लास, ठीक है, छोटा क्लास के बाद संगम करती है और वे पूर्वी धौली गंगा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो तजांग आपने सुना होगा, ठीक है, तजांग है ये, तेजांग गलती से लिख दिया, तजांग लिखा हुआ है, तजांग या छोटा कैलाश आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये जो पूर्वी धौली गंगा मैंने सिंपल एक धारा मार्क कर रखी है, ये दो धाराओं से मिलती है, ठीक है। तो एक धारा होगी आपके लिस्सर, लिस्सर को मैं एल से लिख रहा हूँ, और दारमा, ठीक है। तो ये दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? गोवना खना ग्लेशियर से निकलती हैं, ग्लेशियर भी पढ़ेंगे हम लोग। और फिर ये कहाँ पे आके संगम करती हैं? ये छोटा कैलाश या तजांग के तजांग जो जगह है वहाँ का संगम करती है, और फिर आगे पूरी धौली गंगा के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, मिलती कहाँ पर काली गंगा से? वो केला तवा घाट में जाके मिलती है। तो ये थी पूर्वी धौली गंगा के बारे में जानकारी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डीप में अगर पूछता है तो इसकी कुल लंबाई 91 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये जानने लोग बात थी। क्वेश्चन एग्जाम में दो ही तरीके से आ सकता है आपके सामने, एक तो किन दो नदियों से पूर्वी धौली गंगा बनती है, किस ग्लेशियर से उद्गम होता है, और ये कहाँ पर आपका संगम करती है काली नदी से, ठीक है। तो ये चीज़ जानने योग्य थी आपके लिए। आगे देखते हैं गौरी गंगा, ठीक है। गौरी गंगा एक प्रमुख सहायक नदी हो जाती है काली नदी की, और इसका जो उद्गम होता है ये मिलम ग्लेशियर से होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने मार्क कर रखा है मिलम ग्लेशियर, अभी मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। मिलम ग्लेशियर होता है, और गौरी गंगा, ठीक है, गौरी गंगा, ठीक है, ये दो नदियों से मिलकर बनती है। जैसे पूर्वी धौली गंगा भी दो नदियों से मिलकर बनी थी, ये भी दो बनी थी, एक है गौरी नाम की, दूसरी है रालम, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। रालम को सुनकल्पा भी कहा जाता है। देखिए बहुत डीप में हम बता रहे हैं, एक एक छोटी छोटी फैक्ट को निकाल के लाए हैं, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है कि वो किस लेवल से कहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रालम और सुनकल्पा, जिसे रालम को सुनकल्पा भी कहा जाता है, वो दोनों से मिलकर निकलती है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ती है, ये दो नदियों से मिलकर गौरी गंगा बन जाती है, और फिर ये जो संगम करती है जौलजीवी नामक स्थान पर संगम करती है काली नदी से, ठीक है। यहाँ पर आके संगम करती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये काली नदी होगी मुख्य नदी, और जौलजीवी नामक स्थान पर गौरी गंगा से संगम करती है, और यहीं पर प्रसिद्ध जौलजीवी मेले का भी आयोजन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, और अगर डीप में पूछा जाए कि गौरी गंगा की अन्य सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम को हल्के मत लीजिएगा, कहीं से पूछा जा सकता है। अच्छे अच्छे देखिएगा, रमलगाड़, गाड़ को उत्तराखंड में नदी बोला जाता है, मदगानी और गोनखा गाड़, ठीक है, इनको कहा जाता है, ये गौरी गंगा की सहायक नदियाँ हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और प्रमुख सहायक नदी है, उसे कहा जाता है पूर्वी रामगंगा, ठीक है। हम पश्चिमी रामगंगा को जब हम पौड़ी जनपद पढ़ रहे थे, उसमें पश्चिमी रामगंगा को हम पढ़ चुके थे, तो ये पूर्वी रामगंगा है, ठीक है। तो एक प्रमुख सहायक नदी और हो जाती है पूर्वी रामगंगा, ठीक है। इसका जो उद्गम है ये पेंटिंग व नामी ग्लेशियर, दो ग्लेशियर बहुत प्रमुख है, ये पिथौरागढ़ में, यहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। तो ये जो पूर्वी रामगंगा अगर देखिए, तो ये पूर्वी रामगंगा, इसका उद्गम मिलम ग्लेशियर, और यहीं पर ही पेंटिंग ग्लेशियर है, ठीक है। तो यहीं से इसका उद्गम हुआ। फिर ये सरयू नदी संगम करती है रामेश्वर तीर्थ नामक स्थान पर, ठीक है। और जब रामेश्वर तीर्थ नामक स्थान पर संगम कर लेती है, तो फिर इसके बाद ये पूर्वी रामगंगा के नाम से जानी जाती है। और पंचेश्वर, जहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध डैम बन रहा है, ठीक है, तो ये तो एरिया आ गया आपका चंपावत का, ठीक है। तो लेकिन अभी नदी की बात कर रहे हैं, तो पिथौरागढ़ की नदी की बात कर रहे हैं, तो काली नदी प्रमुख नदी है, लेकिन काली नदी आगे चंपावत में भी बहती है, उधम सिंह नगर में बहती है, तो लेकिन फिर भी हम उसकी प्रमुख बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रामेश्वर तीर्थ में सरयू नदी संगम करती है, और रामेश्वर तीर्थ में एक बहुत बड़े मेले का भी यहाँ पे आयोजन किया जाता है। तो ये थी पूर्वी रामगंगा के बारे में, ठीक है। तो ये नदी तंत्र यहाँ तक हमने कवर किया है, क्योंकि ये लगभग यहाँ पे चंपावत के बॉर्डर तक पहुँच गई है। फिर इसके बाद चंपावत फिर आगे प्रवेश करती है, तो एक बार फिर काली नदी का जिक्र आएगा, फिर हम उद्गम स्थल से लेकर जब चंपावत पढ़ेंगे, फिर उद्गम स्थल से लेकर हम पूरा यहाँ तक कवर करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये मैप और ये सारी चीज़ें हम कई बार कवर कर चुके हैं, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने छोटी छोटी चीज़ को कवर किया है, उसको आप ध्यान में रखना है। ये जो सहायक नदियाँ हैं या किन किन से मिलकर बनती है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ये थी पूर्वी रामगंगा। और अब देखते हैं पिथौरागढ़ जनपद की कुछ जल विद्युत परियोजनाएं, ठीक है।
तो जल विद्युत परियोजना की बात करें तो मैंने यहाँ पे 6 जल विद्युत परियोजना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रखी है, ठीक है। इनके सबके चित्र तो ऐड नहीं किए हैं, लेकिन आपको जानने योग्य बात है, दो चीज़ें आपको बहुत जानने योग्य है, ये किस जनपद में है और कौन सी नदी पे है, ठीक है। जितनी भी सहायक नदी हमने पढ़ी है, चाहे गौरी गंगा पढ़ी है, चाहे पूर्वी धौली गंगा पढ़ी है या काली नदी, तो वो कहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा एग्जाम जो पूछा जाता है वो करमोली लुमती तल्ली जल विद्युत परियोजना, ठीक है, नाम है। कभी कभी खाली करमोली जल विद्युत परियोजना भी आ जाती है, तो ये गौरी गंगा पर है। गौरी गंगा हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये गौरी गंगा, ठीक है, ये गौरी गंगा पर इसी पे ये बनी हुई परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये आई हुई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है दूसरा है चुंगर चाल परियोजना, ठीक है। चुंगर चाल परियोजना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली में इनमें कोई भी ऐसे नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि नाम थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। नाम से आप परियोजना से नदी का नहीं पता कर पाएंगे, तो ये नाम थोड़े याद रखने पड़ेंगे आपको, आप किसी भी तरीके से याद करिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा। शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए भी आपको फिर शॉर्ट ट्रिक बनानी पड़ जाती है, वो मुश्किल है, आप बार बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। चुंगर चाल परियोजना ये पूर्वी धौली गंगा पर है, ठीक है। पूर्वी धौली गंगा हम यहाँ पढ़ चुके हैं, इसी पर ही ये जो तवा घाट में मिलती है, ठीक है। चुंगर चाल परियोजना, और फिर उसके बाद एक और छिरकिला परियोजना, ठीक है। छिरकिला परियोजना, बोकांग सेलिंग परियोजना, ये आप जो तीन है याद रखिएगा। चुंगर चाल परियोजना, छिरकिला परियोजना, बोकांग सेलिंग परियोजना, ये तीनों के तीनों जो कहाँ पर बनी हुई है, पूर्वी धौली गंगा पर बनी हुई है, ठीक है। ओके, और एक जो इंपॉर्टेंट है वो रसिया बगड़ गौरी गंगा पर बनी हुई है, ठीक है। काली नदी पे गरबा तवा घाट, ये तो आप आराम समझ जाएंगे, यहीं पर जो आपका तवा घाट जहाँ पर संगम करती है, जहाँ पर ये संगम होता है, ठीक है, ये गरबा तवा घाट परियोजना यहीं पर बनी हुई है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 6 परियोजना बताई, फिर से रिपीट करते हैं। करमोली जल विद्युत परियोजना, ठीक है, और रसिया बगड़ परियोजना, ये दो होगी गौरी गंगा पर, ठीक है। फिर ये तीन आप याद रखिएगा, चुंगर चाल परियोजना, छिरकला परियोजना, बोकांग सेलिंग परियोजना, ये हो जाएगी पूर्वी धौली गंगा पर, और गरवा तवा घाट परियोजना काली नदी पर। उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा टिपिकल से नाम है, आपको याद हो जाएंगे, बट एक या दो बार आपको आप खुद अपने हाथ से लिखेंगे नोट्स को तो ज़्यादा जल्दी से याद होगा। तो कोशिश करिए अपने हाथ से नोट्स बनाने का प्रयास करिए, बाकी PDF तो आपको ये मिल ही जाएगी, ठीक। ओके, अब अगर बात करें कुछ प्रमुख ग्लेशियर्स की, ठीक है, तो पिथौरागढ़ जनपद के जो प्रमुख ग्लेशियर हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मिलम ग्लेशियर हमने अभी देख लिया है, ठीक है। नामिक ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, पेंटिंग ग्लेशियर, ठीक है। मिलम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, पेंटिंग ग्लेशियर, ठीक है। तीन तीन के फॉर्मेट में याद रखिए, मिलम नामिक हीरामणि, मिलम नामिक हीरामणि, पेंटिंग पिनोरा रालम, ठीक है। मिलम नामिक हीरामणि, पेंटिंग पिनोरा रालम, तो ये हो गए आपके 6, और लास्ट में लसार ग्लेशियर। तो ये तो याद करने पड़ेंगे, इसलिए शॉर्ट ट्रिक मत बनाइएगा। ये तो देखिए, मिलम नामिक पेंटिंग ये तो आपके नॉर्मल से आपको याद होना चाहिए। पिनोरा ग्लेशियर भी यहीं पर है, रालम भी यहीं पर है, लसार भी यहीं पर है, ठीक है। इनमें एग्जाम में कौन कौन से बन चुके हैं, मिलम बन चुका है, नामिक बन चुका है, पेंटिंग बन चुका है, पिनोरा बन चुका है, रालम बन चुका है, और हीरामणि और ग्लेशियर भी बन चुके होंगे, लेकिन अभी मेरे नज़र में नहीं आए, तो ये बन चुके हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो आपका चित्र है ये पेंटिंग ग्लेशियर का चित्र है, ठीक है, यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ओके। और कुछ जलप्रपात की बात करें हम लोग, ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूं, मार्क कर दूं, बिरथी जलप्रपात, भेलछड़ा जलप्रपात और भुरमुनी, ये तो तीनों कई बार एग्जाम में बने हुए हैं। भेलछड़ा इसको याद रखिएगा, भुरमुनी, बिरथी, ठीक है। ये बिरथी जलप्रपात का ही चित्र, बहुत बड़ा जलप्रपात है, ठीक है, बहुत बड़ा जलप्रपात, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। आपके लिए क्वेश्चन है आपके लिए कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है, ठीक है। ऊंचाई पर स्थित जल, राइटिंग थोड़ी सी अजीब सी है मेरी, ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो सर्च करके बताइएगा, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको 3 बता दिए, बिरथी जलप्रपात, भुरमुनी जलप्रपात और भेलछड़ा, ये तो इंपॉर्टेंट है। फिर साथ में हरकोटा और तुनखोला, इनको आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमें छोड़ सके हम लोग, ठीक है। इसके बाद फिर आगे की PDF मैं कोशिश कर रहा था कि एक ही वीडियो में, लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया पिथौरागढ़ को, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही थी, जिसमें भी हमें कुछ कुंड कवर करने हैं, कुछ प्रमुख व्यक्तित्व कवर करने हैं, ठीक है, और कुछ जल संस्थान भी हमें कुछ प्रमुख संस्थान भी कवर करने हैं, प्रशासनिक व्यवस्था भी करनी है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जा रही थी। तो मैं आपसे की रिक्वेस्ट करूँगा, आप इसको बार बार रिपीट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये मैचिंग के लिए भी आते हैं, डायरेक्ट भी पूछा जाता है। इनमें एक भी चीज़ आप छोड़ नहीं सकते। बार बार अपने हाथ से लिखिए और उनको बार बार प्रैक्टिस करिए। तो ये आज के सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम लोगों ने नदी तंत्र को भी कवर किया और ये कुछ ग्लेशियर और हम लोगों ने जलप्रपात भी देखे। तो ठीक है, आज के सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। एक और छोटी सी वीडियो और बनेगी 10 मिनट की, जिसमें हम पिथौरागढ़ को 4th पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है, पीडीएफ आपको जो कल हमारी लास्ट पार्ट अपलोड होगा पिथौरागढ़ का, उसमें आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल, कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन सब में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और प्रिंटेबल फॉर्मेट में। तो ठीक है, अपने माता पिता का सम्मान करें, उनका आज्ञा का पालन करें, उनके सपनों का साकार करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।